की पवित्र भूमि में आकर के मन गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया, क्योंकि मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि चोबे का जो ये पंचायत है वह हमेशा हमारे साथ रहा है। सन 2010 में मैं यहां सदस्यता अभियान चला रहा था, तो हमारे आदरणीय सुखदेव पासवान चाहे नीचे टोला में वो घर घर घूम करके सदस्यता अभियान किए थे, और सबसे ज्यादा पूरे डिस्ट्रिक्ट में सदस्यता अभियान यहां से 800 व्यक्तियों का सदस्यता अभियान में यहां पर जोड़ा गया था। इसलिए मैं उस दिन से 2010 से मैं चोबे पंचायत का मैं दिल से मैं ऋणी हूं। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमारे जो प्रिय छात्र हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चिंतामन को हमारे पास पढ़े हैं और मुझे विश्वास है कि जिस कुशलता से इस बार इन्होंने अध्ययन किया है कि इस बार इनका +2 का परीक्षा इनका निकल जाएगा, और मेरे भगवान से ईश्वर से कामना है कि ये +2 का परीक्षा पास कर जाएं। एक विद्यार्थी हमारे इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उनका नाम सूरज है, जान रहे हैं ना आप लोग सूरज सर को? सूरज यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, वो भी हमारे ही विद्यार्थी हैं। तो कहीं ना कहीं हम आपके इस पंचायत से हम कनेक्ट हैं, और उनके माध्यम से हमें सूचनाएं मिलती हैं कि चोबे की क्या क्या समस्याएं हैं। पुनः इस मंच पर हमारे इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे इस चलकुस्सा प्रखंड के हमारे सम्मानित अध्यक्ष मोहम्मद मोइनुद्दीन जी, हमारे मस्केडी के हमारे बड़े भावक अभिभावक स्वरूप हमारे सिकंदर भैया, हमारे जो हैं खरगू पंचायत के अध्यक्ष अब्बास जी, यहाँ पर हमारे महबूब जी, और हमारे जो है हजारीबाग से चलकर आए हुए हमारे अभिभावक स्वरूप आदरणीय श्री ललितेश्वर चौधरी जी, हमारे आदरणीय हजारीबाग से चल करके आए हुए उपाध्यक्ष और सीनियर कांग्रेसी हमारे आदरणीय केडी सिंह जी, इस मंच पर हमारे जुआ तुर्क लड़ाकू और 3 बार बरकट्ठा विधानसभा का प्रत्याशी रह चुके जन जन के नेता, जुझारू कर्मठ व्यक्ति हम लोगों के बीच में हैं। आदरणीय सम्मानित हमारे दिगंबर भैया जी, उनके साथ में दयाल जी, कृष्णा जी, और बरकट्ठा से चल करके आए हुए अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष हमारे आदरणीय शाहिद भैया, शाहिद शेख जी, बरकट्ठा प्रखंड के कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे सम्मानित हमारे छोटे भाई हमारे गौरी शंकर चौधरी जी, बरकट्ठा से चल करके आए हुए हजारीबाग के जिला सचिव आदरणीय अभिभावक स्वरूप हमारे नारायण जी उर्फ मिठू जी, आदरणीय बड़े भाई हमारे जमुना प्रसाद जी जो सचिव हैं जिला के, और यहाँ पर हमारे जो हैं बड़े भाई जो हमेशा पार्टी में साथ देते हैं आदरणीय बड़े भाई सरफराज भैया, और यहाँ पे तमाम लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ जितने सारे लोग हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और साथ में हमारे साथ हमें इस बात की खुशी है और हमें इस बात का गर्व है कि जब मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ तो हमारे साथ हमारे पूजनीय बाबूजी का आशीर्वाद है जो हमें छत्र छाया की तरह हमें मिल रहा है, और मैं आप लोगों के बीच में उनके छत्र छाया में, उनके स्नेह में मैं इस जगह पर भी मैं मौजूद हूं। पुनः इस मंच पर हमारे छोटे भाई राजू प्रसाद और बरकट्ठा से चल करके आए हुए हमारे यूथ कांग्रेस के हमारे जो हैं बैद्यनाथ प्रसाद, वो भी हमारे साथ में कदम से कदम मिला करके साथ दे रहे हैं। दोस्तों, बहुत सरल बात है, ये देश जो बना है, ये देश को बनाने वाले कौन है? जैसे अभी केडी चा ने संविधान के उद्देशिका की प्रथम उक्ति को इन्होंने जो है संबोधन किया, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोगों ने भारत को पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक और गणराज हमने बनाया, और इस गणराज में हमने समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जैसे बातों को हमने उसमें पिरो दिया। हम भारत के लोग में कहीं धर्म का उल्लेख नहीं है, बल्कि इस देश को गढ़ने में, इस देश को रचने में सभी भारत के वासी लोगों ने
रचा है, गढ़ा है, उसे बनाया है। आज से 80 साल पहले लगभग 200 सालों तक इस देश में ब्रिटिशों ने हुकूमत किया। अब ब्रिटिशों ने इस देश को शोषण किया, लेकिन उस ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध में इस देश का एक एक नौजवान उठ खड़ा हुआ। वह हिंदू भी था, वह मुस्लिम भी था, वह सिख भी था, वह ईसाई भी था, वह जनजातीय समाज के लोग भी थे। इस देश को आजाद कराने में, इस देश को स्वतंत्रता प्रदान करने में एक तरफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी लड़ रही थी, तो दूसरे तरफ लखनऊ से बेगम हजरत महल भी लड़ रही थी। एक तरफ तिलका मांझी और बिरसा मुंडा भी लड़ रहे थे, तो एक तरफ भगत सिंह भी फांसी पे चढ़ रहे थे, अशफाक उल्लाह भी फांसी पे चढ़ रहे थे। ये समझने की बात है कि ये देश को रचने में, इस देश को बनाने में हमारे देश के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक समुदाय के लोगों ने खून बहाया, तब जाकर के बड़े मुश्किल और मशक्कत से इस देश की स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई। देश स्वतंत्र हुआ और देश में जो पाश्विक शक्तियां थी, देश में जो घृणा था, देश में जो कुछ मुट्ठी भर लोगों के विशेषाधिकार थे, देश में जो क्षेत्रवाद में बांटा गया था, कहीं भाषा में बांटा गया था, कहीं जात में बांटा गया था, कहीं धर्म में बांटा गया था, कहीं लिंग में बांटा गया था। जब हमारा संविधान बना तो इन सारी चीजों को दरकिनार कर दिया गया। धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान, किसी भी रूप में भेदभाव किए बिना सभी लोग इस देश के नागरिक हैं और नागरिक रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब से हमारी वर्तमान बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, उसका एक ही उद्देश्य है, अंग्रेजों की तरह फूट डालो और शासन करो, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाओ और शासन करो। हिंदू और मुस्लिम बिना विकास के लिए वो लड़ेंगे, लास्ट में हम एक दंगा करा देंगे, सारा वोट को हम पोलराइज कर लेंगे। उसको पता है कि 80% जनता को भड़काएंगे 20% के विरुद्ध में, उसको दिखाएंगे तुमको खतरा है, और ये खतरा दिखा करके, भय दिखा करके शासन करेंगे और देश की संपदा जो है अपने प्यारे मित्रों को हाथ में दे देंगे। एक कहानी सुनाते हैं आपको, उससे आपको समझ में आएगा। 2 चोर लोग था, एक जगह पर, एक गांव में 2 चोर लोग था। वो ताक में रहता था कि जानवर जो चरता है उसको कैसे चुरा के भाग जाए और उसको बेच दे हम व्यापारी को। तो उसने देखा कि एक गांव में एक बड़ा सुंदर भैंसा जो है वो चर रहा है, उसके गले में घंटी है। अब ये दोनों चोर की नजर उसमें पड़ गई। अब वो दोनों चोर पकड़ करके उस भैंसा को ईख का जो पूरा लगा रहता है खेत बारी, उसमें घुसा दिया। तो कुछ ग्रामीण उसको देख लिया कि अरे उसको 2 चोर जो है वो भैंसा को लेके जा रहा है केतारी वाला बारी में। तो ग्रामीण भी उसके पीछे पीछे चलने लगे कि चलो पकड़ेंगे। तो चोर क्या किया कि भैंसा के गले में जो घंटी था उसको खोल लिया और एक ठो को बोला कि तुम दूर में जाके इसे बजाते चल जाना। और एक चोर जो है दूर में जाके इसे बजाते चलते गया। ग्रामीण लोग उसी के पीछे भागते गया। तब तक दूसरा चोर उधर से भैंस लेके भाग गया। बात समझ रहे? ठीक वैसे ही इस देश में संप्रदायवाद और फूट का जहर को दिखा करके वो घंटी बजाता है ऐसे जिसमें पब्लिक उसमें जो है मंत्रमुग्ध होकर के उसके पीछे भागता है। तो दूसरे तरफ देश की संपदा और संपदा है, जो कंपनियां हैं, देश के साधन हैं, उन साधनों को अपने प्यारे मित्रों को, अडानी और अंबानी को वो फ्री उसको जो है गिफ्ट कर देता है। देश की 90% जनता भूखे मर रही हो, लेकिन उनके प्यारे 4-5 जो दोस्त हैं उनकी जिंदगी जो है ऐसो आराम में बीतनी चाहिए। ऐसी मंशा लेकर के आज की बीजेपी सरकार जो है इस देश में शासन कर रही है। इस भ्रम को समझने की आवश्यकता है। इस भ्रम को जब हम समझ लेंगे, उनके दर्शन को जब हम समझ लेंगे, उनका दर्शन भी बहुत संकुचित है। जब हमारा देश में गरीबी था, पिछड़ापन था,
हमारे देश में फैक्ट्रियां भी नहीं थी जो कुछ उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन कर सके। हमारे देश में खाने के लिए नहीं था, जिसका प्रमाण है कि 1966 ईस्वी में अकाल जब आया तो देश में हजारों लोग जो है कि भूख से मौत के गाल में समा गया। हम खाद्यान्न के संकट से गुजर रहे थे, हमारे पास सिंचाई के साधन नहीं थे, हमारे पास उद्योग नहीं थे, हमारे पास दवा बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, हमारे पास बांध नहीं था, हमारे पास बिजली नहीं था, सड़क नहीं था, स्कूल नहीं था। हमारे देश की जनता 8% ही पढ़ी लिखी हुई थी, हमारी महिलाएं पूर्ण अशिक्षित थी, कुपोषण और पोषाहार की कमी से लोग जूझ रहे थे, महिलाओं के हाथ में शक्ति नहीं थी, पूरा देश बेहाल और बदहाल था। उस दौर में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को गढ़ने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल और डीवीसी का हमारे बांध बनाया। इस देश में इंजीनियरिंग का विकास हो, उसके लिए उन्होंने आईआईटी की रचना की, स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर विकास हो, इसके लिए एम्स बनाया। उन्होंने इंजीनियरिंग के लिए एचईसी की स्थापना की। उन्होंने भारी उद्योगों की स्थापना के लिए दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो में, कलांतर में बोकारो में और राउरकेला में हमारी फैक्ट्रियों को स्थापित की। तब जाकर के हमारा देश गतिशील हुआ। देश में लोकतंत्र नहीं जानता था लोग, क्योंकि 8% वोटिंग थी। उस लोकतंत्र में लोगों को जाके समझाया कि तुम वोट दो, तुम्हारे पास ही वास्तविक शासन की शक्ति है। ये चीजें कांग्रेस ने की, इन चीजों को कांग्रेस ने किया और लोगों को जागरूकता दिया। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी को एक मंच पर ला करके, एक प्लेटफॉर्म पे ला करके इस देश को गढ़ने और रचने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि हम आज हिंदूवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के भ्रम जाल में फंस गए हैं। इस भ्रम जाल से हमें निकलने की आवश्यकता है। जब हम निकलेंगे तो पुनः एक बार हम विकास की गाथा को गढ़ेंगे और इस देश को हम ऊंचाइयों तक मुकाम पर हम ले जाएंगे। आज ये चौबे में कई प्रकार की समस्याएं हैं, चलकुस्सा में कई प्रकार की समस्याएं हैं, बगल में रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहां पर दूर की ट्रेनें नहीं रुकती हैं। ना ही विधायक पुरजोर कोशिश कर रहा है, ना ही सांसद पुरजोर कोशिश कर रहा है। मस्केडी में पूरा एक बहुत बड़ी बस्ती है और उस बस्ती को डिवीजन करने वाला रेलवे लाइन है। एक तरफ हमारे कब्रिस्तान है तो दूसरे तरफ हमारा जो है कि हिंदुओं को जलाने वाला शमशान घाट है। वहां पे बाउंड्री की जा रही है। दशकों से मांग है कि अंडरग्राउंड पास बनाया जाए, लेकिन दुर्भाग्य है कि विधायक और सांसद इस बात को, जिसके लिए हम चुन करके वोट देकर के उसे हम सदन में भेजते हैं, वहां पर बात और मुंह नहीं खोलता है। ऐसे लोगों को उठा के फेंक देना चाहिए। दूसरी बात कि यहां पर हम कुछ ऐसे आधारभूत संरचनाओं का विकास करें। ये हजारीबाग से बहुत दूर है, हमें यहां पे ऐसी रोजगार के संसाधनों को विकसित करने की आवश्यकता है जहां पे चलकुस्सा प्रखंड के वासियों को गतिशीलता और नवीनता प्राप्त हो सके। आज चलकुस्सा, जब हजारीबाग से किन्हीं को बोलते हैं कि चलकुस्सा में कार्यक्रम है चलिए, तो बोलता है चलकुस्सा, बाप रे बाप, हम नहीं जाएंगे। ये चलकुस्सा जिस प्रकार वहां से यहां आने में कष्ट है, उसी प्रकार चलकुस्सा के लोगों को यहां से हजारीबाग जाने में भी कष्ट है। मेरी भावना है ये चलकुस्सा कोडरमा में शामिल होनी चाहिए, ताकि यहां के लोगों को पूरा लाभ, प्रशासनिक लाभ हो जो है कि प्राप्त कर सके। इस प्रकार मैं यहां के लोगों के भावनाओं के साथ में हूं, मैं लोगों के साथ में हूं और आप लोगों का साथ मिला तो निश्चित रूप से इस चलकुस्सा का दृश्य बदलेगा और बदलेगा, निश्चित रूप से बदलेगा। मैं साफ कह देना चाहता हूं, मैं अभी प्रत्याशी का मैं कैंडिडेट नहीं हूं, लेकिन मैं एक सिपाही जरूर हूं कांग्रेस पार्टी का और मेरा जन्म ही कांग्रेस पार्टी में हुआ है। मेरे बाबूजी ने बोले कि मैं 69 में पार्टी ज्वाइन किया हूं और मेरा जन्म 75 में है, तो मेरा जन्म तो कांग्रेस में ही हो गया ना। और मेरे बाबूजी कांग्रेस पार्टी की इतनी सेवा किए, उनसे प्रेरणा लेकर के मैं भी उसी कांग्रेस विचारधारा के साथ आपके बीच में हूं। मैं राहुल गांधी जी के विचारधारा के साथ में हूं, मैं महात्मा गांधी के विचारधारा के साथ हूं। मेरे दिल में भी गांधी है, मेरे मुंह में भी गांधी है, मेरे मस्तिष्क में भी गांधी है। मैं वैसा नहीं हूं कि मुंह में गांधी और
दिल में नाथूराम, मुंह में राम और दिल में नाथूराम लेकर के हम लोग चलने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हमारे दिल में भी अगर राम है तो सहिष्णुता, उनके व्यक्तित्व को हम मानते हैं। राम तो बड़े व्यक्तित्वशाली हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कैसे जीवन जीना है उस चीज को सिखाते हैं। वो कोई संप्रदायी व्यक्ति नहीं थे राम, लेकिन उसको बेच बेच करके बीजेपी वाले ने सत्ता को ग्रहण किया है। ऐसे बेचने वाले बिचौलियों को, ऐसे भ्रष्ट जो धर्म के नाम पर सत्ता को पाने वाले लोगों को सत्ता से बेदखल कर देने की जरूरत है। ये हमारी आस्था की चीज है। आपका धर्म आपको मुबारक है, आपके धर्म को मैं इज्जत से देखूंगा तो आप भी हमारे धर्म को इज्जत से देखेंगे। मैं गायत्री मंत्र भी जानता हूं तो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह को भी मैं स्मरण करता हूं। तो कहने का मतलब है कि सर्वधर्म संभाव, सभी का विकास, सभी की बेरोजगारी से मुक्ति, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सामाजिक न्याय, ये सभी महिलाओं का विकास, महिलाओं का हक। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने मनरेगा लाया। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने पंचायती राज लाया जिसमें महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया। कांग्रेस ने क्या लाया? कांग्रेस ने सूचना का अधिकार लाया। कांग्रेस ने क्या लाया? तो कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा बिल 2013 ईस्वी लाया। कांग्रेस ने क्या लाया? तो कांग्रेस ने इस देश में देशभक्ति लाया, राष्ट्रवाद लाया, राष्ट्रीय चेतना लाया, संविधान लाया, और उसी संविधान राष्ट्रीय चेतना को खंडित करने का काम बीजेपी कर रही है। इसलिए हमें आज जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और जब हम जाग जाएंगे, समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पर कल हमारा एक नया सवेरा होगा। और जब नया सवेरा होगा तो उसी पारदर्शिता और कर्मठता के साथ में हम लोग इस जमीन पर काम करेंगे और एक नया मुकाम और एक नया इतिहास रचने का काम करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।